नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैंने एक वीडियो दी पब्लिक इंडिया में डाली थी जिसमें मैंने मोस्ट पेसिमिस्टिक स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में और मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक स्थिति में ये अनुमान लगाया था कि पूरे भारतवर्ष में, देश के अंदर 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये निवेदन किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है तो उसके लिए कांग्रेस को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली थी पिछली बार 2024 में से पहले 2019 में और 2014 में, वो ज्यादातर सीटें वहां मिली थी जहां पे उसकी टक्कर सीधी की सीधी कांग्रेस से थी। जहां उसकी टक्कर टीएमसी से थी, वेस्ट बंगाल में उसे 18 सीटें मिली थी। जहां डीएमके से टक्कर थी वहां उसे सीटें नहीं मिली थी। जहां उसकी टक्कर केरला के अंदर कम्युनिस्टों से और कांग्रेस से थी, कम्युनिस्टों से भी थी, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी पिछली बार, लेकिन टक्कर में बीजेपी नहीं थी। आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं मिली थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को बेसिकली सीटें मिली थी वो गुजरात में मिली थी, महाराष्ट्र में मिली थी, राजस्थान में मिली थी, मध्य प्रदेश में मिली थी, हरियाणा में मिली थी, दिल्ली में मिली थी, हिमाचल प्रदेश में मिली थी, उत्तराखंड में मिली थी, उत्तर प्रदेश में मिली थी, बिहार में मिली थी, मध्य प्रदेश में मिली थी। ये जितना हिंदी प्रदेश थे जहां पे डायरेक्ट फाइट करीब करीब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में थी, वहां क्योंकि बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत अच्छा था, इसलिए बीजेपी सत्ता में आई। 2024 में जो चाहे वेस्ट बंगाल हो, जहां पे मुख्य टक्कर टीएमसी की है, टीएमसी पिछली बार से कमजोर नहीं है। जहां डीएमके से टक्कर है तमिलनाडु के अंदर, डीएमके कमजोर नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर अगर एक तरफ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस है। और एक तरफ सहानुभूति है और एक तरफ एक तमगा है। तो बेसिकली जो असली लड़ाई होनी है कि अगर कांग्रेस को 2024 के चुनाव में 50 सीटों के आसपास मिलती है तो बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात बिल्कुल पक्की है। और अगर कांग्रेस को 100 सीटें मिल जाती हैं कम से कम, तो बीजेपी को सत्ता में कोई नहीं ला सकता, क्योंकि अगर 100 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, इसका मतलब उसकी सीटों में 50 सीटों की बढ़ोतरी होती है। और ये 50 सीटों की बढ़ोतरी उन्हीं स्टेट पे होगी जहां पे बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। तो बीजेपी की 50 सीटें कम होंगी, कांग्रेस की 50 सीटें ज्यादा होंगी। बाकी चाहे पिछली बार आरजेडी की एक भी सीट नहीं थी, ये बार ये स्थिति तो मान ही नहीं सकता, कोई नहीं मान सकता कि इस बार कोई स्थिति नहीं होगी। कोई ये भी नहीं मान सकता कि तेलंगाना में जहां पे 3 सीटें कांग्रेस के पास थी और 4 सीटें बीजेपी के पास थी, इस बार कांग्रेस की केवल 3 सीटें होंगी, ये भी कोई नहीं मान सकता। कर्नाटका में भी कोई ये नहीं मान सकता कि पिछली बार जहां एक सीट थी कांग्रेस के पास 28 में से, इस बार वो स्थिति होगी। महाराष्ट्र के अंदर एक सीट थी कांग्रेस की और वो भी जो सांसद थे उनकी बाद में देहांत हो गया था, तो वो भी सीट चली गई थी। एनसीपी के पास 4 सीटें थी और जो शिवसेना थी वो टूट गई, एनसीपी जो तो टूट गई। तो आज जो मैं गणना करना चाहता हूं, जो मेरा मुख्य इशू है वो ये है कि क्या कांग्रेस को 50 सीटों के आसपास मिलने वाली हैं या 100 सीटों के आसपास मिलने वाली हैं। मैंने राज्यवार अपना अनुमान लगाया है। जो फीलर्स मिले हैं, जो फीडबैक है मार्केट से, फील्ड से, जो अध्ययन किया है, जो विश्लेषण किया है, उसके आधार पे जो मैं विश्लेषण करता हूं, आप लोग अलग अलग प्रदेश के लोग हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं उसके अंदर तथ्य है, उसके अंदर मतलब है। मैं कोई ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन नहीं दे रहा हूं, मैं बेसिकली मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन दे रहा हूं कि कांग्रेस को प्रदेशवार कितनी सीटें मिलने की संभावना है और क्या बीजेपी सत्ता में आएगी या माननीय मोदी जी सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे, इसी पे आधारित है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि जो एनडीए में लोग हैं वो मूवेबल हैं।
इसका माने वो जहां से आए हैं वहां वापस जा सकते हैं। और यूपी में जो लोग हैं वो वहां हैं जहां से वो हिल नहीं सकते। जैसे उद्धव ठाकरे शिवसेना के बारे में आपने सुना ही कि माननीय मोदी जी ने कहा कि उद्धव की जब तबीयत खराब थी मैं बहुत चिंतित रहता था, मैंने वहिनी से फोन करके उनके बारे में पूछता था, और कल अगर उद्धव किसी समस्या में पड़े तो मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो उनकी मदद करने आऊंगा। शायद वो एक फीलर था और उद्धव ठाकरे ने तुरंत कहा कि मेरी सबसे बड़ी समस्या तो आप हैं, तो मुझे आप समस्या से क्या बचाएंगे। तो उद्धव ठाकरे हो गए, शरद पवार हो गए, टूटने होते तो टूट गए होते। आम आदमी पार्टी हो गए, डीएमके हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, ये लोग टूटने वाले नहीं है, ये यूपी में रहेंगे। तो वो लोग जो बीजेपी के अलावा एनडीए में हैं, या वो लोग जो कांग्रेस के अलावा यूपीए में हैं, उसमें जेडीयू वापस जा सकती है इंडिया अलायंस में, अजीत पवार जा सकते हैं, शिंदे जा सकते हैं, बाकी लोगों का टीडीपी जा सकती है। लेकिन मतलब ये कि जो एनडीए के अंदर लोग हैं वो मूवेबल हैं, और जो यूपीए के अंदर हैं वो इंडिया अलायंस में है, वो मूवेबल नहीं है। खैर, जो मेरा राज्यवार गणना है मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा कि क्या आप लगता है कि ये सही है या गलत है, या अनुमान है। बाकी 4 जून को देखेंगे क्या होता है। मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। मैं केवल मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी, क्योंकि वाईएसआर की बहन, वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष की बहन, वाईएसआर की पुत्री आज कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और वहां चुनाव का निर्देशन कर रही हैं। 25 में 2 सीटें मैं मान रहा हूं, जो मुझे लगता है बेयर मिनिमम है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है, मेरा मानना है। अरुणाचल के लोग बता सकते हैं सही है गलत। आसाम के अंदर 14 सीटें हैं, मेरा मात्र मानना यह है कि केवल 5 सीटें कांग्रेस मिनिमम जीत जाएगी, 5। तो मेरा कोई एस्टिमेट इतना ज्यादा नहीं है जो आपको लगे कि ये अतिशयोक्ति है। बिहार के अंदर 40 सीटें हैं, कांग्रेस 5 सीटें जीतेगी, ये मेरा मानना है, 5 केवल। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, मेरा मानना है कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है। गोवा में 2 सीट है, 1 सीट बिल्कुल पक्की है, दूसरी सीट भी जीत सकती है, लेकिन एक तो पक्की है, वो पिछली बार भी जीती थी। गुजरात में 26 सीटें हैं, मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस 2 सीटें कम से कम जीतेगी, 2। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा 8 जीत जाएगी, 10 जीत जाएगी, 2। आम आदमी पार्टी की 2 सीटों को अलग छोड़ देता हूं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, और मैं हरियाणा में बैठा हूं तो मैं बेहतर जानता हूं कि आज की स्थिति जो है 10 में से कम 7 सीटें कांग्रेस जीत सकती है या जीत जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी फिर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहा हूं, 4 में से 2 सीटें जीत सकती है कांग्रेस। झारखंड में 14 में से 2 सीटें मैं मान रहा हूं जीतेगी, जहां पे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री, उनको जेल में भेजा गया है, आदिवासियों की सहानुभूति है, लेकिन तब भी 2 सीटें मान रहा हूं। इसके बाद कर्नाटका में 28 सीटें हैं, मैं मान रहा हूं, जहां पे सिद्धारमैया की सरकार है, डीके शिवकुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जेडीएस का जो बदनामी हुई है वो आपको पता ही है। 28 में से 15 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। केरला में 20 में से 15 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, बाकी कम्युनिस्टों के पास सीटें जाएंगी, बीजेपी के पास कोई सीटें जाएंगी, इसकी मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती। मध्य प्रदेश में राजगढ़ की सीट है, रतलाम की सीट है, गुना की सीट है, मुरैना की सीट है, तो मैं मानता हूं करीब 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। 25 में से 29 में से 5। महाराष्ट्र में 48 में से 9 सीटें मैं मानता हूं कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं विदर्भ एरिया जो है वो कांग्रेस का गढ़ है, और इस बार प्रकाश अंबेडकर ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस की मदद की है, और उनके कैंडिडेट जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिए थे उन्होंने भी महागठबंधन के फेवर में अपना कैंडिडेचर वापस कर लिया है। तो पिछली बार जो 2019 में प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी ने नुकसान किया था कांग्रेस का, वो इस बार नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस की महाराष्ट्र में अंदर में मान रहा हूं 48 में से 9 सीटें आएंगी। मणिपुर में 2 में 1, मेघालय में 2 में से 1, मेघालय में 1 में से 1, मिजोरम में 1 में से 1, नागालैंड में 1 में से 1। दिल्ली की जो सीटें हैं जिसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है,
और कांग्रेस 2 सीटें लड़ रही है, कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं, जेपी अग्रवाल लड़ रहे हैं। मेरा यह मानना है कि यहां पे दिल्ली में 7 में से 2 सीटें कांग्रेस आराम से जीत जाएगी, क्योंकि मैं हरियाणा में बैठा हूं, दिल्ली के पास बैठा हूं। उड़ीसा में से 21 में से मात्र 3 सीटें मैं मान रहा हूं कांग्रेस जीतेगी, जहां पे टक्कर जो है वो बीजेपी में मुख्य तौर पे है, और कांग्रेस भी, क्योंकि आदिवासी जो बेल्ट है उसमें कुछ सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। तो केवल 3 सीटें मान के मैं चल रहा हूं। पुडुचेरी की 1 सीट है, वो कांग्रेस जीतेगी, ये बिल्कुल पक्का है। पंजाब में 13 में से मेरा मानना है 7 सीटें, पिछली बार 8 सीटें जीती थी, इस बार 7 सीटें जीतेगी। आम आदमी पार्टी को बाकी सीटें जाएंगी, बीजेपी को शायद ही कोई सीट मिले, अकाली दल को शायद ही कोई सीट मिले। राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं। कुछ लोग तो अंदाजा लगा रहे हैं कांग्रेस को 13-14 सीटें मिल जाएंगी। मैं बेयर मिनिमम मान के चल रहा हूं, मेरे हिसाब से 8 सीटें तो कम से कम मिल जाएंगी। सिक्किम में 1 सीट है, 1 सीट मिल जाएगी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, और वहां पे कांग्रेस को 6 सीटें मिलेंगी, क्योंकि वहां डीएमके और कांग्रेस को, उनके जो सहयोगी दल है उन्हीं को सीट मिलनी है। एआईडीएमके को और बीजेपी को शायद ही कोई सीट मिले। तेलंगाना में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, अभी बनी सरकार है, अभी वोटिंग हुई है, बीआरएस बहुत ज्यादा कमजोर हुई है, उसके लोग या तो कांग्रेस में बहुत ज्यादा गए हैं या बीजेपी में भी कुछ गए, लेकिन कांग्रेस में बहुत ज्यादा गए हैं। तो उनका जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड है। तो तेलंगाना में 17 में कम से कम 13 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। त्रिपुरा में 2 में से 1, यूपी में से 80 में से मैं केवल मान के चल रहा हूं कि कांग्रेस को 5 सीटें मिलेंगी। रायबरेली अमेठी तो बिल्कुल पक्की है, 5 सीटें केवल मान के चल रहा हूं। इसका माने मेरा जो अंदाजा है वो बहुत ओवर एस्टिमेशन नहीं है। उत्तराखंड में 5 में से 1, जम्मू एंड कश्मीर में 5 में से 2। लाल सिंह जो पुराने कांग्रेस के जमे जमाए नेता थे, जो बीजेपी में चले गए थे, वापस आ गए। गुलाम नबी आजाद जो अपना कैंडिडेचर उन्होंने डिक्लेयर किया था, करीब करीब वापस ले लिया है। वेस्ट बंगाल में पिछली बार 42 सीटें हैं, पिछली बार 2 सीटें मिली थी। इस बार मेरा मानना है कि वो 3 सीटें जीत सकती है, और जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं बाकी, उसके अंदर 6 सीटें टोटल है, उसमें से कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। तो ये मेरा अंदाजा है। अब आप लोग अलग अलग स्टेट के लोग हैं, आप लोग उसका बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मैंने जो अनुमान लगाया ठीक है गलत। लेकिन अगर इसको टोटल किया जाए तो करीब 131-132 सीटें कांग्रेस को 2024 के चुनाव में मिल सकती हैं। बाकी क्षेत्रीय दल जो उनके सहयोगी हैं, उनकी बात अगर छोड़ दी जाए, इसका मतलब यह है कि करीब 80 सीटें कांग्रेस की बढ़ रही है, और ये 80 सीटें वहीं बढ़ रही हैं जहां पे करीब 75 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार बीजेपी के पास थी। तो बीजेपी की अगर 75 सीटें कम हो रही हैं, तो 303 सीटों में से जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 220 सीटें करीब मिलेंगी, अगर आरजेडी उनकी सीटें नहीं छीनती, शिवसेना और एनसीपी उनकी सीटें नहीं छीनती, तब यह स्थिति है। अगर एनसीपी भी शरद पवार की अच्छा परफॉर्म करती है, 2-3 सीटें बीजेपी से छीनती है, उद्धव ठाकरे भी 3-4 सीटें छीनते हैं, आरजेडी भी 5-6 सीटें छीनती है, टीएमसी भी 4-5 सीटें छीनती है, तो बीजेपी का टोटल जो होगा वो करीब करीब 180-190 सीटों का होगा। तो जो मुझे रेंज नजर आ रही है, जो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, कि बीजेपी को 180 से 220, अगर बहुत ज्यादा अंडर करंट नहीं है, तो अंडर करंट हो सकती है, जो लग रहा है कि है, क्योंकि साइलेंट है इलेक्शन, तो 140-150 भी बीजेपी की हो सकती है। कांग्रेस की करीब 130-140, और बाकी सहयोगियों के मिलाते हुए इंडिया अलायंस की करीब 330 सीटें, जो ममता दीदी ने भी कहा है कि इंडिया अलायंस को करीब 325-330 सीटें मिलेंगी, और बीजेपी को 212-214 सीटें मिलेंगी। तो ये मोटा मोटा अंदाजा है। अगर बहुत तगड़ा अंडर करंट नहीं है, जो सोशल मीडिया से लगता है कि अंडर करंट है, बहुत तगड़ा अंडर करंट है,
अगर वो नहीं है तो ये स्थिति है, अंडर करंट है, तो छोटी मोटी ईवीएम में गड़बड़ी, जो वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हैं उस पर डिले करना, ये सारी चीजों को भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस कंफर्टेबली जीत रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पिछली बार 2014-19 में जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार उसमें करीब 30-40% लोग ऐसे हैं जो इस बार वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं, और जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस और अपोजिशन को वोट दिया था, इस बार 100% वोट देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब शिफ्टिंग जो है वो बीजेपी से इंडिया अलायंस की तरफ है, इंडिया अलायंस से बीजेपी की तरफ नहीं है। तो मेरा पूर्वानुमान यह है कि इस बार 2024 का चुनाव, बाकी ये अनुमान है, बाकी 4 जून को देखेंगे, जब कैलकुलेशन होगी तो गलत सिद्ध होता हूं, सही सिद्ध होता हूं तो समय बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो परिस्थिति बन रही है और जो अनुमान लगाया जा सकता है, वो चाहे वो सेफोलॉजिस्ट हो जो पता नहीं 350 और 450 और पता नहीं कोई भी सीटें बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार का इलेक्शन 1977 का और 2004 का इलेक्शन है। क्योंकि इंडिया शाइनिंग का जैसे नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, उसी प्रकार का नारा इस बार ऐसा दिखाया गया जैसे देश जो है वो बहुत ज्यादा उन्नति कर गया है, लेकिन जो जनता है उसको महंगाई और बेरोजगारी ने और अग्निवीर ने और किसानों के साथ हुए अन्याय ने इतना ज्यादा हिला के रख दिया है कि उसको ऐसा लगता है कि जो इंडिया शाइनिंग का नारा है वो कुछ पूंजीपतियों का नारा है, कुछ अमीरों का नारा है, और देश की जो मध्यम वर्ग और गरीब जनता है वो उससे वंचित रह गई है, जो दुखदाई है। और ऐसा लगता है कि अब 4 जून को डिस्कस करेंगे, जो मैंने कहा वो सही निकलता है गलत, लेकिन मुझे लगता है जो मैं कह रहा हूं वो सही होगा। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।